हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और जैसे कि आप सबको पता है कि हम यूनिट 6 का जो चैप्टर है दिस इज जोडीज फोन वो पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसकी समरी देख चुके हैं जो आपके वन शॉट रिविजन का एक बहुत अच्छी जगह है। उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी पूरे कर चुके हैं। अब बारी है उसकी पोम पर आने की, यूनिट 6 की पोम जिसका नाम है द डक एंड द कैंगरू। ऐसा लगता है कि जिसने भी ये हनी ड्यू बुक कंपाइल करी है ना, एक साथ जोड़ी है, उसने सारे एनिमल्स और सारे नेचर की कहानियां और पोम मिलाकर उसको रखा है। एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है नेचर से और जानवरों से। तो चलिए देखते हैं इस पोम में क्या है। ये जो पोम है ये एडवर्ड लीयर द्वारा लिखी गई है। एडवर्ड लीयर वॉज एन इंग्लिश आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, म्यूजिशियन, ऑथर एंड पोएट। मतलब उसके वो एक आर्टिस्ट तो थे ही। आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं, जो किसी भी प्रकार का आर्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका मतलब आर्टिस्ट ही है जो पेंटिंग्स बनाते हैं। इलस्ट्रेटर मतलब बताने वाले, कुछ चीज़ इलस्ट्रेट करने वाले। म्यूजिशियन म्यूजिक बनाते थे। ऑथर थे, उन्होंने किताबें लिखी थी और पोम्स भी लिखी थी, इसलिए वो पोएट थे। नाउ नोन मोस्टली फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस इन पोइट्री एंड प्रोज। मतलब अब उनको ज़्यादातर, अपने समय में वो इतने सारे काम करते थे, लेकिन अब उनको किस काम के लिए जाना जाता है? लिटरेरी नॉनसेंस के लिए। मतलब उन्होंने शायद से इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी ऊल जरूल चीज़ें जो हैं डाल करके रखी हुई हैं पोइट्री और प्रोज में, जैसे कि उनकी लिमरिक्स, अ फॉर्म ही पॉपुलराइज्ड। लिमरिक एक टाइप की पोम होती है, जैसे कि बड़ी छोटी पोम्स होती हैं, एपिक होती हैं, बैलेड होती हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की पोम्स होती हैं। किसी के लिए लिखी जाने वाली पोम ओड कहलाती है, ODE ओड, है ना। उसी प्रकार से सोनेट्स होती हैं जो छोटी पोम्स होती हैं। तो बस उन्हीं तरीके से एक पोएम होती है जिसको हम लिमरिक कहते हैं। लिमरिक बहुत छोटी पोम होती है, 4 से 5 लाइंस की वो पोम होती है और उसका कोई एक थीम नहीं होता है। मतलब कोई थीम ही नहीं होता है, बिना सर पैर की पोम होती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, हमें शायद ही कोई शिक्षा उससे मिल पाती होगी। लेकिन वो एक पोम जो होती है वो ह्यूमरस होती है, मजाकिया तरीके से लिखी जाती है। English landscape painter who is more widely known as the writer of an original kind of nonsense verse। वर्स का मतलब यहाँ पर पोम का हिस्सा है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि वो लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे। लैंडस्केप क्या होता है? आपने फ़ोन में फ़ोटो खींचते टाइम अपने कैमरा में देखा होगा, जब हम इस तरीके से फ़ोटो खींचते हैं तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और जब हम ऐसे आड़ा फ़ोन करके फ़ोटो खींचने लग जाते हैं तो वो लैंडस्केप हो जाता है। तो जैसी जो आड़ी पेंटिंग होती है उसको हम लैंडस्केप पेंटिंग कहते हैं। लैंडस्केप पेंटर who is more widely known as the writer of an original kind of nonsense। मतलब उन्होंने ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया था। शायद एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही ये जो फॉर्म है पोइट्री का वो आया, चलन में आया। एंड एज द पॉपुलराइजर ऑफ द लिमरिक, लिमरिक के पॉपुलराइजर हैं, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो वो पेंटर थे, लेकिन उनको ज़्यादातर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? उनकी लिखी हुई लिमरिक्स के लिए। और शायद से ये जो हम पोम पढ़ने वाले हैं ये भी एक तरीके से एक लिमरिक ही है। अब इसमें होता क्या है? इसमें दो फ्रेंड्स हैं, डक एंड द कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। एक लंबी आरामदायक यात्रा पर एक डक है हमारा कैरेक्टर, दूसरा हमारा कैंगरू। ये दोनों, एक बतख और एक कंगारू जो हैं, एक यात्रा पर जाने वाले हैं, लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं और बहुत ही आरामदायक यात्रा पे जाने वाले हैं। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक all the way on the tip of his tail is wary of her wet feet। wary मतलब उस चीज को लेकर चिंतित होना। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो कंगारू है वो खुश तो है उस बतख को अपने साथ लेके जाने में, लेकिन उसके साथ वो अपने टेल की टिप मतलब पूंछ की एकदम आखिर पर लेके जाने में ठीक है, खुश है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको किस चीज़ से परेशानी है? उसके ठंडे पैरों से। ठंडे पैर मतलब क्योंकि वो बतख पानी में रहती है ना, बतख पानी में रहती है तो उसके पैर पूरे वक्त गीले रहते हैं और पूरे समय पैर गीले होने की वजह से पैर ठंडे रहते हैं। तो जब वो बतख कंगारू के ऊपर बैठेगी तो उसके ठंडे पैर कंगारू के शरीर पर लगेंगे, जिस वजह से कंगारू को ये डर है कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए। तो उस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा चिंतित है। उसके बाद वॉट विल द डक डू टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी। अब डक ऐसा क्या करेगी जिससे कंगारू जो है वो अच्छा महसूस करे जब वो ज़मीन पर या पानी पर चले। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। अब चलो पता करते हैं कि वो इस चीज़ का कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब एक प्रकार से डक जो है वो कंगारू को कंफर्टेबल फील कराना चाहती है। क्यों? ताकि कंगारू उसको सैर पर लेके जा सके।
अब आता है, स्टार्ट करते हैं हम पोम को, जिसमें कि ये पोम मैं आपको पहले ही बता दूं एक कॉन्वर्सेशन की तरह है, एक संवाद की तरह है। डक और कंगारू आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बतख है वो कंगारू से बार बार कुछ कह रही है और कंगारू एक दो बार ही डक को जो है जवाब देता है। तो चलिए देखते हैं। सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। अरे वाह, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी शौक होने वाली बात है कि तुम कैसे कूदते हो। हॉप का मतलब होता है कूदना, जिस प्रकार रैबिट, कैंगरू, ये सारे जानवर जो ऐसे अपने पीछे वाले पैरों का, पीछे के पैरों से बल लगाकर जो आगे की तरफ कूदते हैं ना, ऊंचा कूद पाते हैं, उसे कहते हैं हॉप। उस प्रकार के कूदने को हॉप कहते हैं। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, फील्ड यानी कि खेत खलिहानों के ऊपर भी आप कूद लेते हो, पानी नदी के ऊपर भी आप कूद लेते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे कि आप कभी रुकोगे ही नहीं। यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की लाइन है, एक अलग प्रकार की जो लाइन है उसका बनावट जो है अलग है। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, अगर हम इसे सही लिखें तो वैसा होता है एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, है ना। वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन्होंने, क्यों? ताकि राइम स्कीम यहाँ पर वो मेंटेन कर सके, यहाँ पर उसको जो है एक लय जो है उस पोएम की वो टूटे ना, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि डक जो है वो कैंगरू से बोलती है कि अरे वाह, तुम कितना बढ़िया कूदते हो, खेत खलिहानों पे कूद जाते हो, पानी के ऊपर कूद जाते हो और ऐसे कूदते हो जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। गुड ग्रेशियस का मतलब लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ सरप्राइज और अलार्म। अरे वाह, ओ वाओ जैसे हम कहते हैं वो चीज़ होती है यहाँ पे। तो बतख कंगारू से कहती है, कंगारू को वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, उसको मक्खन लगा रही है, उसकी तारीफ कर रही है ताकि बाद में वो उससे मदद मांग सके या उससे अपनी मन की जो इसकी इच्छा है वो उससे बोल सके कि आप कैसे कूद लेते हो खेत खलिहानों पर, पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर से, और ऐसे कूदते जाते हो जैसे कभी रुकोगे ही नहीं। यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि जब कोई हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो रुकेगा कैसे, वो मतलब जोर लगा के रुकना पड़ता है कहीं गिर ना जाए। तो बस उसी प्रकार जब कंगारू कूदता है तो बतख कहती है कि आप जब कूदने लग जाते हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं रुकोगे कैसे या कभी रुकोगे ही नहीं। अब वो आगे बोलती है, माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे और पुराने जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसमें मेरा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा आम हो गया है, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, किसी चीज़ के आगे। वर्ल्ड बियॉन्ड मतलब इस दुनिया से मैं आगे जाना चाहती हूँ, मतलब ये जो दुनिया है मेरे आसपास में देखती हूँ, तालाब है, थोड़े पेड़ पौधे हैं, दूर मुझे पहाड़ दिख जाते हैं, आसमान में सूरज दिख जाता है, लेकिन इसके आगे मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे इस दुनिया से आगे जाना है। एंड आई लॉन्ग टू गो, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे लंबा नहीं है, लॉन्ग का मतलब है यहाँ पर चाह। लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टू गो, मतलब लॉन्ग टू जब हम बोलते हैं या लॉन्ग फॉर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं। आई लॉन्ग टू वॉच द मूवी, मैं उस मूवी को देखने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है विश करना किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब हो जाता है विश फॉर, ठीक है। अब है आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं इच्छा रखती हूँ कि उस आगे की दुनिया को देख पाऊँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं ये भी इच्छा रखती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह कूद पाती। सेड द डक टू दी कैंगरू, फिर से ये बात आ गई, उसने इतनी सारी चीज़ें बोली और फिर उसमें क्या था कि मैं तुम्हारी तरह कूदना चाहती हूँ, और एंड में था कि डक ने ये चीज़ कंगारू से कही। तो हमने क्या देखा इसमें, डक बोलती है कि मेरा जो जीवन है इस गंदे तालाब में बहुत ही बोरिंग हो गया है, बहुत ही आम हो गया है, कुछ नया नहीं है। और वो कहती है कि मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ, मैं इच्छा रखती हूँ और उसके तरस रही हूँ, और काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती। वो कहती है कि काश, मतलब ऐसे विश करती है कि काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती तो मैं कूद कूद के दूर जा सकती थी। और ये चीज़ बतख कंगारू से कहती है, मतलब पहले बतख कंगारू की तारीफ करती है, उसके बाद में वो अपनी दुविधा बताती है कि मैं इतनी परेशान हूँ, तुम कितने लकी हो, और मैं कितनी ज़्यादा बोरिंग हूँ, मेरी लाइफ मेरा जीवन कितना ज़्यादा बोरिंग है, कुछ मज़ेदार तो इसमें होता ही नहीं है। फिर वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पर आती है रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने प्लीज़ का इस्तेमाल किया है, तो जब भी हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो प्लीज़ बोलती है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर
बैक, प्लीज मुझे आपकी पीठ पर एक बार सवारी करने दो। यहाँ राइड का मतलब राइड करना नहीं है, ये राइड का मतलब होता है कि मुझे सवारी करने दो, कि मुझे आपकी पीठ पर बैठ के सवारी करना है। सेड द डक टू द कैंगरू, I would sit quite still and say nothing but quack। वो कहती है कि मैं सीधे बैठूंगी, क्वाइट स्टिल मतलब चुपचाप और सीधे बैठी रहूंगी, एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं क्वैक क्वैक करने के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी। क्वैक क्या होता है? बतख के द्वारा निकाले जाने वाली जो आवाज होती है उसको क्वैक कहते हैं, क्योंकि वो क्वैक क्वैक करती है। तो इसीलिए वो कहती है कि क्योंकि मैं तो आवाज तो करूंगी ही, क्योंकि मैं इतना कूद कूद के कहीं जा रही हूँ, या तो मजे लेने के लिए या अपने अनुभव या अपने भावनाओं का वो एक्सप्रेशन देने के लिए मुझे कुछ तो बोलना ही रहेगा। तो मैं ना हिलूंगी ना कुछ करूंगी, मैं चुपचाप बैठूंगी एक ही जगह पर, बस क्वैक बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर के लिए भी अगर अपन यात्रा पर जाते हैं, घूमने के लिए हम यात्रा पे जाते हैं दिन भर, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ क्वैक क्वैक ही करूंगी। तो वो क्या बोलती है? वो सबसे पहले तो ये बोलती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी पीठ पर एक बार सवारी करने दो। मैं काफ़ी शांत बैठूंगी, एक ही जगह पर बैठूंगी, बिना हिले डुले, सिर्फ क्वैक करूंगी पूरे दिन भर के लिए भी, अगर ऐसा बैठना पड़े तो भी मैं नहीं हिलूंगी अपनी जगह से। तो वो मतलब प्लीज तो बोलती ही है, रिक्वेस्ट तो डक करती है, उसके साथ साथ वो ये कंडीशन भी बताती है कि मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, है ना, कि मैं चुपचाप बैठूंगी। वो उसको मनाने की कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार कंगारू जो है वो इस बात को मान ले कि हाँ ठीक है, मैं तुमको सवारी करने के लिए ले जाऊंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। तो वो ऐसे दोस्तों के नाम बता रही कि हम उनसे मिलने जाएंगे, कि हम डी से मिलने जाएंगे और जेली बोली से मिलने जाएंगे, ये नाम है, ठीक है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, नदी के ऊपर, जमीन के ऊपर से छलांग मारते हुए जाते जाएंगे। प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, प्लीज लेके जाओ मुझे राइड पे, प्लीज। यहाँ पे वो थोड़ा एक्सट्रीम रिक्वेस्ट करने लगी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग गई है। सेड द डक टू दी कैंगरू, वो कहती है कि हम डी से भी मिलने के लिए जाएंगे, जेली बोली से भी मिलने के लिए जाएंगे, उसके बाद में हम जमीन के ऊपर से भी कूदेंगे, नदियों के ऊपर से भी जाएंगे, है ना, और प्लीज मुझे लेके चलो। मतलब वो रिक्वेस्ट ही करती रहती है। पहले उसने मनाया, पहले उसने तारीफ करी, अपनी दुविधा बताई, फिर उसका सल्यूशन बताया कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेके चलो। अब वो उसको मना ना कर पाए कंगारू, इसीलिए उसने क्या किया, उसको और मनाने के लिए उसने प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसने ये भी बताया कि हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, हम दोस्तों से भी मिलेंगे। या जब हम किसी को मनाते हैं, जैसे हम पापा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हम पापा को सारी अच्छी बातें बताते हैं। पहले हम पापा को थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं, पापा की तारीफ करते हैं या पापा से प्यार करते हैं। उसके बाद में पापा जब थोड़ा थोड़ा मानने लग जाते हैं, तो अपन जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ की खासियत बताते हैं कि वहाँ देखो ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। इस प्रकार से हम मनाने की कोशिश करते हैं। बस वही चीज जो है, सारे राम बाण दंड भेद सब वो लगा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर वो सारे नुस्खे अपना कर कंगारू को एक तरीके से मनाना चाहती है कि कंगारू से लेके जा सके। अब उसके बाद में वो कहती है कंगारू डक से, अब कंगारू डक से बोल रहा है, इतनी देर से डक बोल रही थी, अब कंगारू की बारी आती है और वो बतख से बोलता है, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो खैर वो होता है एक तरीके से टकरा के लाइट का वापस चले जाना कांच के ऊपर, पर ये वो रिफ्लेक्शन नहीं है। इस रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस बात पर गौर करना पड़ेगा, है ना। दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, मुझे थोड़ा सा सोचने दो, वो ऐसे बोलता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वो बोलता है लेकिन अगर ऊपरी तरीके से देखा जाए, मतलब एक प्रकार से देखा जाए, तो ये तो बहुत ही लकी चीज है कि तुम मेरे ऊपर बैठोगी और मैं तुम्हें घुमाऊंगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन बस एक ही दिक्कत है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कोई चीज जो आड़े आती हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि एक ही दिक्कत है जो मुझे समझ में आ रही है, उसके अलावा तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। ये तो मुझे लकी ही बनाएगा, ये मेरे लिए लक लेकर आएगा, एक अच्छा जो है वो भविष्य लेकर आएगा, वैसा कहते हैं। तो यहाँ कंगारू डक से कहते हैं कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे मुझे लक ही मिलेगा, है ना, अच्छा वक्त ही मिलेगा मुझको कि मैं तुमको अपनी पीठ पे बिठा के घुमाऊंगा। लेकिन बस एक ही दिक्कत है जो मुझे नजर आ रही है, और वो क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। उसको जो आपत्ति थी वो ये थी,
विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। बोल्ड का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप मुझे खड़ा बोलने दोगे तो, मतलब जैसे हम अगर किसी को मना करते हैं या किसी को किसी की खामियां गलतियां बताते हैं तो हम थोड़े से झिझक जाते हैं कि हम उनको सच बात बताएं कि नहीं बताएं, है ना। लेकिन अगर हम बोल्ड होकर बोलें या खड़ा होकर बोलें कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ पर गलत हो या आपकी ये गलती है या फिर इस चीज़ को सुधार लो, ऐसे जब हम बोलते हैं तो उसे हम खड़ा बोलना कहते हैं और कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। तो यहाँ इसलिए कंगारू बोलता है कि अगर तुम मुझे सही बात बोलने दो, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। अनप्लेजेंट मतलब बुरे तरीके से, मतलब अच्छा नहीं है। प्लेजेंट मतलब होता है बहुत अच्छा, सुखमय, खुश, खुशबूदार। लेकिन अनप्लेजेंट उसका ही पूरा उल्टा होता है, विलोम हो जाता है कि अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा सा है। तो बहुत ही बुरे तरीके से गीले हैं और ठंडे हैं। तो यहाँ पर वो क्या बताता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओगी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गीले हैं और ठंडे हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि बतख बेचारी पूरे समय पानी में ही तो रहती है या ज़मीन पर भी चलती है तो वो गीली ज़मीन पर ही चलती है, क्योंकि जो पानी के इर्द गिर्द होती है। तो एक तरीके से उसके पैर पूरे समय गीले होते हैं और गीले होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं। एंड वुड प्रॉबेबली गिव मी द रूमाटिस सेड द कैंगरू। अब यहाँ पे रूमैटिस जो है वो एक्चुअली वो एक बीमारी का नाम है जिसको हम बोल सकते हैं र्यूमैटिज्म। जो र्यूमैटिज्म होता है ये बीमारी हड्डियों में ठंड पड़ने से होती है, मतलब हड्डियों में दर्द होना जो कहते हैं ना, वो होता है र्यूमैटिज्म। और रूमैटिस उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे वो जो रू है वो यहाँ पे कैंगरू से मैच करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ बोल्ड और कोल्ड है, राइम स्कीम मेंटेन कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे रू और कैंगरू है। तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन वहाँ मैटर्स क्यों लिखा है? क्योंकि मैटर्स का एम कैपिटल है, क्योंकि वो लाइन न्यू शुरू हो रही है ना, नई लाइन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैटर्स का एम जो है वो कैपिटल आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे राइम स्कीम भी बना ली और उसको कैपिटल भी कर लिया, और एक तरीके से एक नई कला के साथ उन्होंने यहाँ पर इस बीमारी को लिखा हुआ है, रूमैटिस सेड द कैंगरू। तो वो यहाँ पर ये बीमारी बता रहे हैं हड्डियों में ठंड लग जाती है और उसकी वजह से हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, वो बीमारी उसे ना हो जाए। तो कंगारू क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप मुझे सही सही बोलने दें, खड़ी बात बोलने दें, तो आपके जो पैर हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से ठंडे और गीले हैं। तो मुझे ये डर है कि इससे कहीं मुझे हड्डियों में दर्द ना होने लग जाए, हड्डियों में ठंड ना पड़ जाए। कौन कहता है? ये कंगारू डक से कहता है। तो अब इतनी देर से डक ने जितना भी प्लीज़ प्लीज़ कर लिया, तो कंगारू अब क्या बात लेकर आया है कि आपके पैर ठंडे और गीले हैं, इसीलिए मुझे बस उससे दिक्कत है, मुझे और किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या बोलते हैं, अब डक की बारी वापस आती है। डक अपनी बात तो रखेगी भाई इस बात पर। सेड द डक as I sat on the rocks, I have thought over that completely। वो बोलती है कि जब मैं पत्थरों पर बैठी हुई थी तब मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया। एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks। worsted socks मतलब वुलन सॉक्स वो यहाँ पे कहना चाह रही हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे वुलन, क्योंकि वो गर्म होते हैं। आमतौर पर जो मोजे हम 12 महीने पहनते हैं वो इतने मोटे नहीं होते हैं या गर्म नहीं होते हैं, लेकिन जो वुलन ऊनी मोजे होते हैं वो मोटे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। तो वो यहाँ पे वर्स्ट मतलब वुलन सॉक्स की बात हो रही है। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे जो वेब्ड फीट है ना, मतलब कितने 4 पैर, 4 पैर लेकर आई है। पैर का मतलब यहाँ पे जोड़ है, 4 जोड़ी लेकर आई है। और वो कहती है कि वो मेरे वेब्ड फीट में नीटली फिट होता है। आपने बतख का पैर देखा होगा, इस प्रकार से होता है उसका पैर, ऐसा कुछ इस प्रकार से उसका पैर होता है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही नुकीला हो गया है, इतना नुकीला नहीं होता है, लेकिन कुछ इसी तरीके से होती है। और वो वेब फीट क्यों बोल रही है? क्योंकि जैसे मकड़ी जाला बनाती है उसको हम वेब कहते हैं, तो वैसे ही ऐसा कुछ जाली वाला जो रहता है उसका पैर रहता है। इसलिए उसने कहा है कि मेरे ये जो वेब फीट हैं उसमें वो मोजे बिल्कुल सही तरीके से जो है फिट आ जाते हैं। तो वो कहती है उसने इस चीज़ की तरकीब निकाल के रखी है पहले से ही, है ना, कि जैसे ही मैं चट्टानों पर बैठकर इस बारे में सोच रही थी तो मैंने 4 जोड़ी
खराब जो है मतलब ऊनी जो मोजे हैं वो खरीद लिए हैं, और वो मेरे जो ये वेब पैर हैं उनमें बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट आ जाएंगे। तो कंगारू ने जो तकलीफ बताई थी उसका सुझाव जो है इनने दे दिया कि मैंने बहुत अच्छे से सोचा उस बारे में, और मुझे ये तरकीब आई कि मैं मोजे पहन के बैठ जाऊंगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक। वो बोलती है कि ठंड से बचाने के लिए मैं एक क्लोक लेकर आई हूँ। क्लोक क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, या फिर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ठंड के मौसम में एक बहुत ही लंबी सी जैकेट पहनते हैं जो शायद उनकी घुटनों तक जाती है, उसको क्लोक कहा जाता है, अ लूज आउटर गारमेंट, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गर्म हो, है ना, वूलन हो, ऊनी हो, ज़रूरी नहीं है, वो कई बार नॉर्मल पतले कपड़े की भी होती है, लेकिन उसको हम क्लोक कहते हैं जब वो चीज़ लंबी और ऐसे थोड़ी सी बड़ी और लूज रहती है, क्योंकि हम उन्हें कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, सबसे आखिर में पहनते हैं। तो वो बोलती है कि ठंड से बचने के लिए और बचाने के लिए मैं एक क्लोक लेकर आई हूँ, क्लोक खरीद लिया है मैंने। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। वो बोलती है कि ठंड से बचने के लिए मैं रोज़ एक सिगार भी स्मोक करूँगी। सिगार वो एक मोटी सी स्मोक सिगरेट की तरह होती है जो कि बड़े लोग पहले पुराने ज़माने में पिया करते थे, बहुत ही मोटी सी रहती है वो, उसको सिगार कहते हैं। तो सिगार स्मोक करने के बारे में वो बोलती है। तो ये वो एक तरीके से कुछ ज़्यादा ही अलग ही मक्खन लगाई जा रही है कि मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं सब कर लूँगी जो तुम बोलोगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे सल्यूशन लेकर आ जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे घुमा दो। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। मतलब मैं अपने कंगारू के लिए जो मेरा प्यार है उसके लिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैंने एक बड़ी सी लंबी जैकेट खरीदी है ताकि मैं ठंड से बच सकूं, और तो और मैं रोज़ एक सिगार भी पीऊँगी, सिगार भी स्मोक करूँगी जिससे मुझ ठंड भाग सके, तो ठंड नहीं लगेगी फिर तुमको मेरी वजह से। और फिर वो कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने प्रिय कंगारू के सच्चे प्यार का पालन करने के लिए कर रही हूँ, उसके सच्चे प्यार के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम इतने अच्छे दोस्त हो मेरे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब वो यहाँ पर उसको मस्का लगा रही है बढ़िया। सेट द कंगारू। अब कंगारू जो है ये सारी कहानी और सारी बातें सुनकर बोलता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, मतलब एकदम एक तरीके से उसके जीवन में रोशनी आ गई। वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। वो बोलता है कि लेकिन मुझे सही तरीके से बैलेंस करने के लिए, मतलब मैं आड़ा टेढ़ा ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं, तो मुझे सही बिल्कुल सही बैलेंस रखने के लिए कैसे बैठना है, स्टेडी बैठना है, मतलब सीधा बैठना है और एक ही जगह पर बैठना है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और थोड़ा मेरी पूंछ की ओर बैठना, मेरे एकदम ऊपर मत बैठना, मेरी पूंछ की ओर थोड़ा सा बैठना। तो वो इस तरीके से उसे बताता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, अपन चलते हैं इस यात्रा पर। और वो बोलता है लेकिन मुझे बैलेंस करने के लिए कहाँ बैठना है, थोड़ा पीछे मेरी पूंछ की तरफ बिल्कुल सीधे बैठना है, बिना हिले बैठना है, कि हम आज रात को ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, हम अभी ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो इस प्रकार कंगारू ने हामी भर दी। आखिरकार डक की जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली गई, ठीक है। और उसके बाद में वो उसे बताता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ और अपन आज के आज ही यात्रा पर चल देते हैं घूमने के लिए। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड बाउंड। बाउंड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ, और हॉप का मतलब होता है कूदते हुए। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप, मतलब वो दूर चले गए फिर कूदते हुए और एक दूसरे के साथ। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, 3 बार उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू। बोलते कि उनसे उनके बराबर जितना खुश कौन होगा, उस डक और उस कंगारू से ज़्यादा, उस बतख और उस कंगारू से ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता है। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड दी कैंगरू। तो उन्होंने क्या किया, वो कूदते हुए गए खूब दूर, अपने साथ उनके बीच में जो एक बंधन था, एक रिश्ता था, वो यहाँ पर दिख रहा था। और उन्होंने सारी दुनिया के 3 बार चक्कर लगाए। कंगारू ने बहुत ही संतुष्ट तरीके से उस बतख को सैर कराई, और इतना खुश आखिर कौन होगा जितना वो बतख और वो कंगारू
थे। तो ये थी हमारी पोम जिसका नाम है द डक एंड द कैंगरू, जिसमें डक और कंगारू की यात्रा के बारे में बताया है और किस प्रकार डक मनाती है उस कंगारू को कि प्लीज़ मुझे घुमाने के लिए ले चलो। अब इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है और इस कहानी का वन शॉट रिविजन आपको मिलेगा अगले वीडियो में, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। तो टाइप करें magnetbrains.com। आपकी जो स्क्रीन ओपन होगी इसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और फिर उसके बाद में नीचे आपकी क्लास सेलेक्ट करना है जो कि क्लास 8th है। उसके बाद आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। आप जाइए हनी ड्यू सामान्य अंग्रेजी पर, जिसके नीचे एक वॉच नाउ का आइकन है, उस पर टैप करें और आपके पास इंग्लिश हनी ड्यू की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें सारे यूनिट और यूनिट के साथ दिए गए सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना है आप उसके सामने वॉच नाउ पर जाएं, उस पर क्लिक करें और वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि आपको वो चैप्टर या वो पोम बहुत अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अगर कोई डाउट बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है, वो भी 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ पाए इस वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी और की मदद करना चाहते हैं तो उनसे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।